विप्रो इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट आईटी कंपनी है एंड इफ समवन इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज इन दिस कंपनीज आईपीओ तो आज उसकी वर्थ मोर देन 700 करोड़ रुपीज हो चुकी है एंड विदाउट इंक्लूडिंग डिविडेंड्स। हाय एवरीवन, आई एम आकाश। आज की इस वीडियो में हम विप्रो का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस, उसकी हिस्ट्री, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन और एट द एंड हम कंक्लूजन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम विप्रो का बिजनेस देखते हैं। तो विप्रो बेसिकली दो जीबीएल्स के थ्रू अपनी आईटी सर्विस को प्रोवाइड करता है। द फर्स्ट वन इज आइडियाज एंड द सेकंड वन इज iCore। जो हमारा पहला है आइडियाज, दैट इज इंटीग्रेटेड डिजिटल इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन सर्विसेज। इसके अंदर विप्रो क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन एंड नेक्स्ट जेन प्लेटफॉर्म्स, विप्रो इंजीनियरिंग, विप्रो डिजिटल डिजाइन इट, इंडस्ट्री डोमेन एंड कंसल्टिंग, एप्लीकेशन एंड डेटा जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जो हमारा सेकंड वन है दैट इज iCore, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल ऑपरेशंस, रिस्क एंड एंटरप्राइज साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज। इसके अंदर विप्रो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी रिस्क सर्विसेज, डिजिटल ऑपरेशन एंड प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ विप्रो एफएमसीजी के सेगमेंट में भी मौजूद है। आपने संतूर सोप देखा होगा, जो कि एक विप्रो का ही ब्रांड है, और साथ ही में चंद्रिका, मैक्स क्लीन, साफी, जो कि एक फीमेल हाइजीनिक ब्रांड है, वो भी एक विप्रो एफएमसीजी के अंदर ही आता है। अब हम बात करते हैं कंपनी की हिस्ट्री के बारे में। एट एज 51 मोहम्मद हुसैन प्रेमजी की अनटाइमली डेथ के बाद उनके बेटे अजीम प्रेमजी स्टैनफोर्ड में पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें घर बुला लिया गया टू टेक ओवर द फैमिली रन बिजनेस। अजीम प्रेमजी कमोडिटी बेस्ड वेजिटेबल ऑयल कंपनी को पीछे छोड़कर ब्रांड ओरिएंटेड कंपनी की तरफ शिफ्ट करना चाहते थे। इसके बाद इन्होंने कंपनी को विप्रो नाम से रजिस्टर्ड कराया। इन 2019 ऋषभ प्रेमजी, जो कि अजीम प्रेमजी के बेटे हैं, ही बिकेम द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, और उसके ठीक एक साल बाद इन 2020 थियोरी डेलापोर्टे बिकेम द सीईओ ऑफ द कंपनी। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। इसके अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और कुछ रिटर्न रेशियोज को एनालाइज करेंगे। अब हम एनालाइज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो सबसे पहला पैरामीटर हमारा है सेल्स का। तो सेल्स बेसिकली किसी भी कंपनी के द्वारा प्रोडक्ट या फिर सर्विस को बेच के जो रेवेन्यू जनरेट होता है, दैट इज आवर सेल्स। अब चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। इसके अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, सबसे पहले हम सेल्स देखते हैं, जो कि विप्रो के केस में मार्च 2012 में 37,000 करोड़ से बढ़कर मार्च 2012 तक 79,000 करोड़ तक हो चुकी है, जो कि 7.2% CAGR है, जो कि एक काफी अच्छा नंबर है। द सेकंड पैरामीटर इज प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने के दो तरीके होते हैं। द फर्स्ट वन इज OPM, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, एंड द सेकंड वन इज NPM, दैट इज नेट प्रॉफिट मार्जिन। बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सारे प्रोड्यूसिंग कॉस्ट हटाने के बाद सेल्स का बचा हुआ पोर्शन, दैट इज आवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। हम विप्रो के केस में देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मार्च 2012 में 19%, मार्च 2013 में 20%, इसी तरीके से मार्च 2022 तक 21%, जो कि ये 19% से लेकर 21% तक की रेंज में है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है विप्रो के केस में वो 19% से लेकर 21% तक है, जो कि काफी स्टेबल नंबर है। जो सेकंड मेजरमेंट है हमारा NPM, दैट इज नेट प्रॉफिट मार्जिन। आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेस, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन कॉस्ट, जो कंपनी के पास प्रॉफिट बचता है, दैट इज नेट प्रॉफिट। कंपनीज इस नेट प्रॉफिट को वापस कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है या फिर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में दे सकती है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारा होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस डिवाइड बाय सेल्स। विप्रो के केस में अगर हम देखें 2012 में, तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है दैट इज 5,630, और अगर हम उसकी सेल से डिवाइड करें तो हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन आएगा। इस फॉर्मूले को हम कैलकुलेटर के ऊपर यूज करके देखते हैं। तो जो कि हमारा 2012 में नेट प्रॉफिट है कंपनी का, दैट इज 5,630। अगर हम उसको डिवाइड करें उसकी सेल से, जो कि हमारा मार्च 2012 के लिए 37,188 है, एंड देन इसको हम अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा, जो कि मार्च 2012 के लिए लेके 15% का आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं, और विप्रो के केस में ये जो नंबर है 15 to 17% की रेंज में है, जो कि काफी स्टेबल नंबर है। अब बात करते हैं अपने तीसरे पैरामीटर की, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज। इंटरेस्ट कवरेज ये इंडिकेट करता है कि किसी भी कंपनी के द्वारा जो प्रॉफिट जनरेट किया गया है तो वो लेंडर्स का कर्जा चुकाने में सफिशिएंट है कि नहीं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। एज एन इन्वेस्टर हमें उन कंपनीज को प्रेफर करना चाहिए जिनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एटलीस्ट 3 या फिर उससे ज्यादा हो। तो हम कैलकुलेट करते हैं अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मार्च 2012 में जो विप्रो का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दैट इज 7,000 करोड़, और अगर हम उसको उसके इंटरेस्ट एक्सपेंस से डिवाइड करें दैट इज हमारा है 344 फॉर द मार्च 2012, तो जो हमारा निकल के आता है वो 20% के आसपास हमारा
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकल के आता है। अगर हम ओवरऑल मार्च 2012 से बात करें मार्च 22 तक की, तो जो हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो 29% निकल के आता है, जो कि एक काफी अच्छा नंबर है। आइए बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। इसके अंदर पहला पैरामीटर हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो हमें ये इंडिकेट करता है कि कितना पैसा कंपनी ने कर्जा लेकर और कितना पैसा शेयर होल्डर्स का कंपनी के अंदर एम्प्लॉयड है। डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला जो होता है वो टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी। अगर किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 है तो इसका मतलब ये है कि जो 50% फंड है वो शेयर होल्डर्स का और जो बचा हुआ 50% है वो बोरोड मनी लगाया गया कंपनी के अंदर। एज एन इन्वेस्टर हम उन कंपनीज को प्रेफर करते हैं जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 या फिर उससे कम हो। अगर हम बात करें विप्रो की डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो वो हमारा निकल के आता है 0.2%, जो कि एक काफी अच्छा नंबर है। अब बात करते हैं अपने अगले पैरामीटर की, दैट इज करंट रेशियो। कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या फिर करंट लायबिलिटीज को कितनी इजीली पे कर सकती है, ये हमें बताता है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो अगले 1 साल के अंदर कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं या फिर वो शॉर्ट टर्म डेट होता है जो अगले 1 साल के अंदर पे कर दिए जाते हैं कंपनी के द्वारा। एज एन इन्वेस्टर हमें उन कंपनीज को प्रीफर करना चाहिए जिनका करंट रेशियो 1.25 से लेकर 3 के बीच में लाई करता है। अगर हम बात करें विप्रो की, तो विप्रो का करंट रेशियो अराउंड 2.5 है, जो कि एक काफी अच्छा नंबर है। आगे बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि हाउ मच कैश कंपनी हैज जनरेटेड इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। अब चलते हैं अपनी स्क्रीन पे कैश फ्लो स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए। तो जैसा कि हमने देखा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली हमें ये बताती है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी ने कितना कैश जनरेट किया है। इसके अंदर हमारे पास 3 चीजें होती हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और जो लास्ट होता है इसके अंदर कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बेसिकली हमें ये बताता है कि ऑपरेशन रिलेटेड एक्टिविटीज से कंपनीज के पास कितना पैसा आया है और कितना पैसा कंपनी से बाहर गया है। कंपनीज के अंदर जो पैसा आता है दैट इज इनफ्लो, वो पॉजिटिव से डिनोट होता है, और कंपनीज से जो पैसा बाहर की तरफ जाता है दैट इज आउटफ्लो, उसको नेगेटिव से डिनोट करते हैं। विप्रो के केस में देखें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव में रही है, जो कि एक काफी अच्छा साइन है। तो जो हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसे हमेशा कंपेयर करना चाहिए अपने नेट प्रॉफिट के साथ। अगर हम विप्रो के केस में देखें, जो हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है मार्च 2012 के लिए दैट इज 11,000 करोड़, तो इसको हम कंपेयर करेंगे अपने नेट प्रॉफिट से। तो अगर हम इसके अंदर देखें मार्च 22 के लिए जो है हमारा वो 12,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं बेसिकली 10% के आसपास का डिफरेंस है। तो 10 to 20% जो है वो मैनेजेबल है, लेकिन अगर इससे ऊपर का डिफरेंस होता है तो वो रेड साइन है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी कंपनी को कंसीडर करते हैं जिसका प्रॉफिट जो है वो 100 करोड़ है और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो है उसका 50 करोड़ है, दैट इज बिग डिफरेंस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा है और जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो नेगेटिव है। तो ऐसी कंपनीज को हमें अवॉइड करना चाहिए। दूसरा हम बात करें कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की, तो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर हमें पता लगता है कि कंपनीज जो है वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रही है। अगर कंपनीज री इन्वेस्ट कर रही है या फिर किसी एफडी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रही है और कंपनीज के पास इन्वेस्ट किए हुए पैसे पे रिटर्न या फिर जो इंटरेस्ट आता है, तो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर ही शो होता है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर जो नेगेटिव में है उसका मतलब ये है कि कंपनीज से जो पैसा बाहर की तरफ गया है, कंपनीज ने कुछ एक्विजिशंस वगैरह किए होंगे। इसके अंदर देखने वाली चीज ये है कि कंपनीज जो है वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर रही है पेमेंट फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, या फिर पेमेंट कर रही है इंटेंजिबल एसेट्स का। अगर कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी है तो जाहिर सी बात है वो इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करेगी, और अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसे प्लांट और मशीनरी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, ये एक अच्छा साइन है। लेकिन अगर कोई भी कंपनी जो कि सर्विस बेस्ड कंपनी है अगर वो ज्यादा मशीनरी या फिर प्लांट्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रही है तो एक बैड साइन हो सकता है। अब बात करें अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि दैट इज कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर हमें पता लगता है कि कंपनीज को रन करने के लिए जो फाइनेंसेस है, जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है, वो लोन के थ्रू आ रहा है या शेयर होल्डर्स का पैसा है, ये सारी चीजें हमें पता लगती हैं कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। तो विप्रो के केस में अगर हम देखें कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, तो इसकी दोनों अपनी अलग अलग चीजें हैं। तो अगर जो नेगेटिव है यानी कि कंपनी से पैसा बाहर की तरफ गया है, और अगर जहाँ पे पॉजिटिव है उसका मतलब ये है कि कंपनीज की तरफ इनफ्लो हुआ है। जो नेगेटिव है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर वो भी अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि इससे हमें पता लगता है जो कंपनीज हैं वो अपने जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डेट्स जो है वो पेमेंट कर रही हैं, या फिर जो उनके इन्वेस्टर्स हैं उनको डिविडेंड पे आउट कर रही हैं। अब इस केस में देखें तो जो ये माइनस में नेगेटिव में है सारी चीजें, इसका मतलब ये है कि जो कंपनीज है अपने जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डेट्स हैं उनको रीपे कर रही है और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दे रही है। अब बात करते हैं वैल्यूएशंस की। अकॉर्डिंग टू DCF दैट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड,
जो हमारी रेंज निकल के आती है वो 290 टू 320 के बीच में विप्रो की वैल्यूएशंस की रेंज निकल के आती है। नाउ वी आर मूविंग टू द एंडिंग पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज आवर कंक्लूजन पार्ट। 2022 में विप्रो 45% से डाउन है अपने पीयर्स दैट इज इन्फोसिस और टीसीएस से पिछले एक सालों के अंदर। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाई विप्रो इज 45% डाउन फ्रॉम इट्स पीक वैल्यू। द फर्स्ट रीजन इज जियोपॉलिटिकल रिस्क। विप्रो का मोर देन 90% बिजनेस फ्रॉम अमेरिका एंड यूरोप से आता है। एज वी नो अमेरिका एंड यूरोप रिसेशन फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से विप्रो का बिजनेस काफी इंपैक्ट हुआ है। द सेकंड रीजन इज ग्रॉस मार्जिन। रिसेंट ईयर्स में कंपनी ने काफी एक्विजिशंस किए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का ग्रॉस मार्जिन अफेक्ट हुआ है। अगर आप लास्ट 8 क्वार्टर्स के मार्जिन को देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वो 600 बेसिस पॉइंट से भी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है, जिसकी वजह से जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो काफी इंपैक्ट हुआ है। हालांकि विप्रो इज द चीपेस्ट स्टॉक अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ प्राइस अमंग इट्स आईटी मेजर्स। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी और नॉट। If you like this video, hit the like button and subscribe this channel and share this video to your family. We will see you in the next one.